गाइस, आप भी एक स्टॉक मार्केट ऑपरेटर हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आप भी एक स्टॉक मार्केट ऑपरेटर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, हम तो छोटी कैपिटल वाले रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम ऑपरेटर कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर किसे कहा जाता है? जो प्राइस को ऑपरेट करने या करवाने की पावर रखता हो, मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मार्केट में बहुत अच्छा फॉल हुआ, इस इतने गिरते हुए मार्केट को भी जो ऊपर ले जाए उसे कहा जाता है ऑपरेटर। पर आखिर इसे ये करने की पावर देता कौन है? तो आपके और हमारे जैसे रिटेलर्स ही होते हैं जो इनको ये पावर देते हुए नजर आते हैं। कैसे देते हैं, उसके दो मेन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो आप सभी को मालूम है कि इन ऑपरेटर को इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशंस के पास होता है एक बड़ा फंड। अब ये बड़ा फंड इनके पास आता कहां से है? तो हम लोग ही जब SIP करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके पास, इनके फंड हाउसेज में, तो उसी फंड को ये कलेक्ट करते हुए मार्केट में रोटेट करते हैं। तो एक तरह से वो पैसा हमारा ही होता है। सेकंड तरीका, जब इनके पास एक बड़ा फंड है उसके बाद भी ये मार्केट को जब तक ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जब तक इनके ऑर्डर्स फुलफिल होते हुए नजर नहीं आए। जैसे इसी एग्जांपल में इनको अगर मार्केट को यहां से ऊपर ले जाना है तो इनको अपने बाय ऑर्डर्स पंच करने होंगे। उन बाय ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए सामने अगेंस्ट में चाहिए सेल ऑर्डर्स, चाहे फिर कोई एग्जिस्टिंग माल को सेल कर रहा हो या फिर फ्रेश शॉर्ट सेलिंग करता हुआ नजर आ रहा हो। जब इस टाइप के प्राइजेक्शन को देखते हुए हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल करने का सोच रहे हैं, वहां पे सारे ऑर्डर्स बाय करते हुए ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। सो इन शॉर्ट, पैसा भी हमारा ही यूटिलाइज हो रहा है, जरिया भी हम ही बन रहे हैं ऑर्डर फुलफिल होने का, और ट्रैप भी हम ही होते हुए नजर आ रहे हैं। सो अगर थोड़ा सा हम अपनी सोच को बदल के देखें तो ऑपरेटर ये लोग नहीं है, ऑपरेटर हुए हम। पर फिर भी हम ही ट्रैप हो रहे हैं, हम ही लॉस कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तक कि हम भेड़ चाल का शिकार बने रहेंगे। जैसा कि एक छोटा सा पॉइंट आप सब मिस कर देते हैं कि अगर हम सब एक साइड होकर काम करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे किसी का भी पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि जब कोई लॉस करेगा ही नहीं तो किसको प्रॉफिट बनेगा और किसका लॉस होगा। मोस्टली पैसा वहां बनता है जब सब लोग एक साइड पे काम कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में हम काम करना जानते हो। कुछ डिफरेंट माइंडसेट, कुछ डिफरेंट स्किल सेट को यूज करते हुए जब हम काम करते हैं बाकी लोगों से हटके, तभी हमारा पैसा बन सकता है मार्केट में। इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो आपको बाकी लोगों से हटके सोचने में हेल्प करेंगे, और ये भी समझ पाओगे आप कि कहां पे ऑपरेटर बाइंग करते हैं, कहां पे सेलिंग करते हैं, जिससे कि आपके और हमारे ट्रैप होने के चांसेस कम से कम बने रहें। ये सारे पॉइंट्स हो सकता है शायद ही कोई आपसे डिस्कस करें, इसलिए ध्यान से पूरी बात को सुनने की कोशिश करें। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे, जहां पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। कुछ डिफरेंट केसेस हम देखने वाले हैं चार्ट के, जिससे कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स हम निकाल के रख सकें जो हमारे काफी ज्यादा काम आ सके। जहां पे बाकी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स वगैरह ट्रैप होते हुए नजर आते हैं, उस टाइम पे हम ऑपरेटर माइंडसेट से अपना माइंडसेट मैच करते हुए बाइंग सेलिंग कर सकें। तो सबसे पहला ये आपके सामने यहाँ पे केस प्रेजेंट है। इस केस को देखते हुए, यहाँ पे इस चार्ट को देखते हुए आपको क्या यहाँ पे लग रहा है? क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए? जो भी आपका माइंडसेट बन रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है फर्स्ट केस के लिए आपका क्या माइंडसेट बन रहा है, अगर वाकई में आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो। अब जैसा आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह का यहाँ पे चार्ट बन रहा है, बड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुला। फर्स्ट यहाँ पे जो डे पे सेलिंग होती हुई नजर आई, उसी सेलिंग के अंदर में हम घूम रहे हैं। सेम लेवल के आसपास बार बार हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे, और सेम लेवल के आसपास बार बार हम सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारी रेंज बनती हुई नजर आ रही है। रेंज की हायर साइड पे मार्केट ने यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेट करा, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आना चालू करा है। तो आपको क्या लगता है कि पहले का ट्रेंड भी यहाँ पे सेलिंग में बना हुआ था, उसके बाद सेम लेवल के आसपास यहाँ पे भी सेलिंग हुई, यहाँ पे भी सेलिंग हुई, वापस से मार्केट सेम लेवल के आसपास से सेलिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटर सेल करना पसंद करेगा या फिर रिटेलर सेल करना पसंद करेगा? ध्यान से सोचें और कमेंट करके बताएं। यहाँ पे पसंद करेगा रिटेलर सेल करना। ऐसा क्यों है? ऑपरेटर यहाँ पे क्यों सेल नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे ये बात सबको ही दिख रही है कि यहाँ पे पहले सेलिंग हुई, गैप डाउन खुला, इतना बड़ा गैप डाउन है, तो सबसे पहले तो सबका माइंडसेट यहाँ पे सेल साइड पे हुआ। उसके बाद यहां से कंटिन्यू सेलिंग हुई, उसके बाद जिनका माइंडसेट सेलिंग में नहीं था उनका माइंडसेट भी सेलिंग में हो गया। फिर वापस से सेम लेवल के आसपास प्राइस अप्रोच करा, वापस से सेलिंग देखने को मिली। तीसरी बार सेम लेवल के आसपास प्राइस अप्रोच करा, थोड़ी देर यहाँ पे फाइट हुई, पर एट द एंड वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इस तरह से बार बार जब चार्ट दिखा रहा है कि मैं यहां से सेलिंग में जा रहा हूं, मैं यहां से सेलिंग में जा रहा हूं, मैं सेलिंग में बना हुआ हूं, तो उस टाइम पे वहां पे ऑपरेटर काम करता हुआ नजर नहीं आता है। यहां पे काम करता है रिटेलर। जब बार बार सेम चीज उसके सामने होती है तो उस चीज को सोचते हुए कि चलो ऐसा ही चार्ट करता हुआ जा रहा है, मैं भी इसी साइड पे काम करूंगा, तो वहां पे रिटेलर काम करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको एक बार आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या यहां पे लोग गलती करते हुए नजर आते हैं। जैसे आपने देखा कि यहां पे किसी ने भी अगर सेल करने की कोशिश करी होगी,
जिसने भी सोचा यहाँ पे चलो मैं सेल कर देता हूं, उसके सबके मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता हुआ नजर आया और जहां पे ये हाई लगा हुआ था इसके ऊपर तक भी मार्केट जाता हुआ नजर आया। और जो सिर्फ यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम को देखते हैं, सिर्फ इतना सा चार्ट भी जो देख रहे होंगे, उनको भी क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था, वो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास, उसका मार्केट ने यहाँ पे खुलते से ही ब्रेक डाउन कर दिया है। तो वो यहाँ पे करेंगे सेल करने की कोशिश। तो जब सब लोग यहाँ पे सेल साइड पे आ चुके हैं तो उस टाइम पे ऑपरेटर सेल नहीं कर सकता है। जैसा मैंने आपको इंट्रो में समझाया कि अगर ऑपरेटर को यहाँ पे मान लेते हैं सेल करना भी होता तो वो कैसे अपनी क्वांटिटी फुलफिल कर पाएगा। उसकी काफी हैवी क्वांटिटी रहती है, बहुत बड़े फंड में वो ट्रेड करते हैं, तो उस क्वांटिटी को यहाँ पे जब सब सेल कर रहे हैं तो उसके साथ वो फुलफिल नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे अप साइड पे शूट अप होता हुआ नजर आया, जहां पे अगर उसने सेल कर भी रखा होगा तो वो यहाँ पे बाइंग करता हुआ नजर आया, यानी कहीं ना कहीं सेल से अपने एग्जिट लेता हुआ नजर आया। तो अल्टीमेटली जब हम सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाती है। या फिर मान लेते हैं उसने सेल नहीं भी कर रखा था तो भी वो यहाँ पे बाइंग ही करना पसंद करेगा। वो चीज यहाँ पे आपको शो होती हुई नजर आ रही है चार्ट पे और काफी अच्छे से यहाँ पे मोमेंटम होता हुआ नजर आया है और यही चीज बार बार रिपीट होती है। अब जैसा यहाँ पे आपको आगे देखने को मिल रहा होगा कि सेम लेवल के आसपास प्राइस आ चुका है, एक पूरा हम यहाँ पे बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की साइड पे जाने की कोशिश करी, लोग सब यहाँ पे सेल करने आए। क्यों आए वो हमने रीजन डिस्कस कर लिया, उन सबके मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता हुआ ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे सब लोगों को क्या दिख रहा है, जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा उसके बाद रिटेलर का माइंडसेट चलना चालू होता है कि अरे मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंच चुका है, यहां से ब्रेकआउट करता है तो ये गैप वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये गैप फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह की साइकोलॉजी एक रिटेलर की यहाँ पे चलने वाली है। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल नहीं करा या इस मोमेंटम में कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करी या अपना स्टॉप लॉस हंट करवा लिया, उसके बाद वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, अब ऑपरेटर यहाँ पे फर्दर और बाय नहीं कर सकता, या जो उसने यहाँ से बाय करा है, यहाँ से बाय करा है, उस पोजीशन को और नहीं रख सकता, क्योंकि ऑपरेटर और रिटेलर अगर साथ में अपनी पोजीशन को एक साथ रखेंगे तो वहां पे मार्केट मूव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली लोगों को यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे आप अपने ऊपर ये बात को रख के देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है पर आपने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रखी, तो आपको उससे क्या मतलब है, ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए साइडवेज जाए, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहां पे लोगों को अल्टीमेटली मतलब है पैसा बनाने से, किस तरह से उनका मनी बनता हुआ नजर आए, पैसा बनता हुआ नजर आए, प्रॉफिट बनता हुआ नजर आए, उस चीज से लोगों को मतलब है, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो रिटेलर हो। और इसी वजह से दोनों की फाइट लगी रहती है। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया, जब सब लोग यहां पे बाइंग करने की सोचेंगे तो मार्केट यहां से डायरेक्टली इसी फ्लो में चलता चलता एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है, तो यहां से ये इतने बड़े गैप को ये फुलफिल नहीं कर सकता है। उस बेसिस पे अगर आप आगे का चार्ट यहां पे देखेंगे तो वापस से क्या हुआ, प्राइस एक्शन ऊपर जाने की कोशिश करा, यहां पे सब लोग बाय करने की कोशिश करें और थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फाइट होती हुई नजर आई। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही सेलिंग में आता हुआ नजर आ रहा है। ये छोटा सा एक ब्रेकआउट बनाया है यहाँ पे और पूरा ब्रेकआउट आप देखेंगे तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अगले दिन भी मार्केट गैप डाउन खुला और कंटिन्यू सेलिंग में चलता हुआ जा रहा है। ऊपर से आप देखेंगे पूरा मार्केट सेलिंग में जाते जाते नीचे की साइड पे आ चुका है। अब ये आपको क्यों देखने को मिला, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन मार्क करके दिखाता हूं तो पूरा मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप भी बनाया। ये यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर यहाँ पे साफ मैदान था, कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह नहीं था। फिर भी मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं जा पाया, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं था, आराम से मार्केट ऊपर जा सकता था, पर इसीलिए नहीं जा पाया मार्केट क्योंकि रिटेलर को यहाँ पे साथ में ले जाके वो नहीं जा सकता। जब सबको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा और काफी बड़ा बाइंग में मूव कर देगा, तो उस टाइम पे मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। और जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं ऑपरेटर वगैरह बड़े प्लेयर, वो यहाँ पे ले जा भी नहीं सकते हैं। उस टाइम पे वो अपनी क्वांटिटी फुलफिल करते हुए नजर नहीं आ पाएंगे, तो उनको प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो उनको क्या मतलब आ रहा है ऊपर ले जाने से, अल्टीमेटली लोगों को मतलब है पैसा बनाने से। तो यहां पे जब सब लोग बाय करने आ रहे हैं, सब रिटेलर वगैरह को दिख रहा है कि यार इतना शार्प मोमेंटम हुआ, ये सारे सेलर्स वगैरह को ट्रैप कर लिया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह को भी मार्केट ने यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है, तो सब जब यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे तो वो यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। कुछ ने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे, पहले उनके स्टॉप लॉस हंट हुए, अगले दिन मार्केट उसी फेवर में खुला, वापस से कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहां तक मिले होंगे, थोड़ा पहले उनको एवरेज वगैरह करवाया, होप दी, और फिर उनके भी स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे करते करते मार्केट पूरा एकदम बॉटम लेवल के आसपास तक आ चुका है। तो जो सब लोग यहाँ पे बाइंग करके कहीं पे भी अपने स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे, भले ही टॉप पे बाय करके नीचे एकदम स्टॉप लॉस रखा होगा रेंज के, उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट हंट करता हुआ नजर आया, उनकी सबकी हिम्मत तोड़ता हुआ नजर आया। सो इस पहले केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला कि जब सब लोगों को यहाँ पे जो चीज दिख रही है, जैसे सेम रेजिस्टेंस है, ये सब लोगों को दिख रहा था, पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है, छोटी सी रेंज थी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई, ये भी सबको दिख रहा है, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी सबको दिख रहा है, और ये गैप डाउन भी सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते हैं, जहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन एक ही चीज की दे रही है वहां पे हम सेल नहीं कर सकते हैं साइकोलॉजी वाइज, क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे करता है रेजिस्टेंस पे सेल, तो उसको भी सेल दिख रहा है यहाँ पे, कोई ब्रेकडाउन पे सेल करना पसंद करता है, उसको भी सेल दिख रहा है यहाँ पे,
कोई यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल के पोजिशनल सेल में बैठा है तो उसको भी सेल दिख रहा है यहाँ पे। तो सब लोगों को जब सेल दिख रहा है, किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, किसी भी टाइप से कोई भी सेटअप फॉलो करता हो, सबको सेल दिख रहा है, तब हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चार्ट बन गया, उसके बाद हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में गया तो हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए था, बाइंग में अच्छा मूव मिला, या मार्केट ने ब्रेकआउट करा तो यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए था, हमें सेलिंग में अच्छा मूव मिला। ये सब आपके साथ ऑलरेडी एनालिसिस में पहले ही डिस्कस हो चुका है, जब ये चार्ट बनते हुए नजर भी नहीं आए थे। हम एक्जैक्टली इस लेवल के आसपास खड़े थे, तब एनालिसिस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल जाता है डायरेक्टली स्ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास तो भी हम बाय करते हुए चल सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर निकल रहा है तो भी हम बाय करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी हम बाय करते हुए चल सकते हैं। इनफैक्ट उस दिन मैंने आपसे यह भी कहा था कि सेलिंग के लिए अभी कोई प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सेलिंग करते हुए हमें नहीं चलना है। सेलिंग में प्राइस एक्शन कन्वर्ट कैसे होगा कि मार्केट यहां पे डायरेक्टली इसका कुछ ब्रेकआउट वगैरह करे, सबको लगने लगेगा कि यहां पे मार्केट बाइंग में जा रहा है, वो सब यहां पे बाइंग साइड पे माइंडसेट लगाएंगे, तब हम यहां पे ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद यहां पे सेल करते हुए चल सकते हैं, जो एक्जैक्टली यहां पे आपको देखने को मिला। उसके बाद काफी अच्छा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। पहले ये जो एक कैंडल में जरा सी सेलिंग हुई, फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही हम यहां तक आ चुके थे, उसके बाद दो कैंडल उसके अंदर में यहां पे उसके आसपास होल्ड करती रही, तो ये जस्ट एक ट्रैपिंग वाला मोमेंटम था। उसके बाद ओरिजिनल जो मोमेंटम हमें देखने को मिला वो बाइंग साइड पे ही देखने को मिला। जिन लोगों को ये सारे एनालिसिस और ये सारे पॉइंट्स वगैरह याद नहीं है, उनको रिकॉल करवाने के लिए वीडियो के एंड में मैं फ्लैशबैक क्लिप आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। अभी हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, जिससे कि जिन लोगों को याद है उनका टाइम वेस्ट होता हुआ ना रहे, और जो लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है हम चार्ट बन जाने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, वो भी वीडियो के एंड में केस 1 की फ्लैशबैक क्लिप को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल जिनको याद है और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनका हम टाइम वेस्ट करते हुए नहीं चलेंगे। सो ये हमारा केस 2 है। अब यहाँ पे केस 2 में मान लेते हैं आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करनी है, तो यहाँ पे आप बाय करना पसंद करोगे, सेल करना पसंद करोगे, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट से बैठना पसंद करोगे, आराम से वेट एंड वॉच करना पसंद करोगे। किस तरह का आपका माइंडसेट यहाँ पे बनता है, साइकोलॉजी बनती है, वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है केस 2 के लिए। अब होपफुली आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। इस केस में क्या होता हुआ नजर आया उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग दिखाया, बार बार टॉप के लेवल से सेलिंग दिखाया, यहाँ पे सेलिंग दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सेलिंग दिखाया और टॉप के लेवल से चलते चलते यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पे किसी ने सेल नहीं करा, यहाँ पे किसी ने सेल नहीं करा, यहाँ पे किसी ने सेल नहीं करा, पर एट दी एंड जब सारे लेवल्स वगैरह यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चालू हुए, यहाँ पे एकदम यहाँ पे लोअर पार्ट तक हम आ चुके हैं, बड़ी सी कैंडल हमने बनाई है, तो यहाँ पे हर कोई का माइंडसेट सेल साइड पे हो जाता है। यानी कि शुरुआत में किसी का माइंडसेट सेल साइड पे नहीं था, पर यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन होने के बाद हो गया होगा, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद नहीं हुआ तो इसके ब्रेकडाउन होने के बाद हो गया होगा। यहाँ पे 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, उसके ब्रेकडाउन होने के बाद सबका माइंडसेट सेल पे हो गया होगा। तो जब एक साइड पे सबका माइंडसेट आ चुका है, अब इसके आगे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमें फर्दर और सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस तरह की सिचुएशन में हमें कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही रीजन है कि ऑपरेटर यहाँ पे सेल करेगा या फिर रिटेलर यहाँ पे सेल करेगा। तो रिटेलर यहाँ पे सेल करता हुआ नजर आएगा, हमें कभी भी रिटेलर के साथ काम नहीं करना है। भेड़ चाल का कभी भी हिस्सा नहीं बनना है कि सब लोग यहाँ पे सेल, सबको सेल दिख रहा है, सबको सेल दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। सो इस टाइप की सिचुएशन में कभी भी हमें सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे का चार्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला। जो लोग भी यहाँ पे एंड में सेल कर रहे थे, सबसे पहले तो गैप अप खुल के उनको ट्रैप करा, फिर वापस से पहले उनको हटाने के बाद वापस से मार्केट सेलिंग में आया कि नहीं तुम सही सोच रहे थे। ऊपर वाले जो सेलर्स वगैरह बैठे थे उन्होंने भी एवरेज करना यहाँ पे चालू कर दिया होगा, और वापस से ये जो सेलर्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, सब सोच रहे थे यार इतना बड़ा मूव सेल की साइड पे हो गया, मैं सेल नहीं कर पाया, तो वो लोग भी यहाँ पे सब सोच रहे हैं कि चलो मार्केट गैप अप खुला है, रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया है, अब यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। तो सब लोग जब यहाँ पे सेल करने लगेंगे, आगे का चार्ट आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, काफी अच्छा हमें बाइंग का मूव यहाँ पे अपसाइड पे देखने को मिला। तो जैसा आपने देखा, सब लोगों का माइंडसेट जब सेल साइड पे हो गया, वापस से मार्केट गैप अप खुला, इनके स्टॉप लॉस खाए, वापस नीचे आया, और लोगों को होप दी और लोगों ने यहाँ पे सेल करा, तो काफी फास्ट मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल रहा है। सेम केस यहाँ पे होता हुआ नजर आया था, जब सब लोग यहाँ पे सेल करने आ गए तो काफी फास्ट मोमेंटम बाइंग साइड पे हमें देखने को मिला। तो इस टाइप की जो बाइंग होती है कि सब लोग सेल कर रहे हैं, फास्ट मोमेंटम अपसाइड पे, सब लोग सेल कर रहे हैं, फास्ट मोमेंटम अपसाइड पे, तो ये होती है ऑपरेटर बेस्ड बाइंग, जहां पे रिटेलर हाथ भी नहीं लगा पाता, सोच भी नहीं पाता, उस पहले तो मार्केट मोमेंटम करके खत्म हो जाता है। ऑपरेटर की बाइंग ऐसी होती है कि ज्यादा उस लेवल के आसपास प्राइस रुकता नहीं है। सेलिंग भी ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, तुरंत अगर ये ब्रेकआउट फेल होना था, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, तुरंत मार्केट पूरा नीचे की साइड पे आ गया। तो इस तरह से ऑपरेटर सेलिंग और ऑपरेटर बाइंग को डिफरेंशिएट किया जाता है। और जैसा कि केस 2 में हमने डिस्कस करा, जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने आपसे क्लियर कट ये बात कही थी कि मार्केट चाहे गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर मार्केट नीचे जा भी रहा होगा तो हम वहां पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, पर वापस से हम बाइंग करते हुए ही चलेंगे। किसी भी केस में मार्केट ओपन होता है, हमें यहाँ पे बाइंग करते हुए चलना है। जिन लोगों को ये बातें याद आ गई है, अच्छी बात है, पर जिन लोगों को लग रहा है कि हम सब हो जाने के बाद डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स किसी भी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आगे भी इन पॉइंट्स को यूज लेते हुए चल सकते हैं, और ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। उसके लिए एक फ्लैशबैक क्लिप आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी केस 2 के लिए। पर जिन लोगों को याद है, उनका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं केस 3 की तरफ।
अब ये केस 3 आपके सामने प्रेजेंट है। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था, गैप अप खुला, वापस से हायर साइड पे कंसोलिडेट करने लगा, ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करी, पर वापस से अगले दिन गैप डाउन खुल के उसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। और फिर अगले दिन यहाँ पे गैप डाउन खुल के मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में बना रहा, जहां पे काफी बड़ा हमें फॉल देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के आसपास का। अब यहाँ पे आप अगर अपना ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाय करना पसंद करेंगे, सेल करना पसंद करेंगे, या फिर न्यूट्रल माइंडसेट से आप बैठना पसंद करेंगे, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। सो होपफुली अभी तक आपने आंसर गैस कर लिया होगा। अब जैसा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कई दिनों से साइडवेज चल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी करा तो सब लोगों को लगा चलो मार्केट ऊपर जाने वाला है, हम बाय कर लेते हैं। उन सबको अगले दिन मार्केट ने गैप डाउन खुल के ट्रैप कर लिया। तो जब सब लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे, उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट कर लिए, तो उस वजह से एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब जब ऑलरेडी यहाँ पे शार्प मोमेंटम हो चुका है, ये सारे जो यहाँ पे बायर्स थे, इन सबको मार्केट यहाँ पे नीचे से भगा चुका है, तो इसके बाद हम फर्दर और यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डाउन साइड जाने के लिए मार्केट के पास और स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हमें कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चलना होगा। एक बार आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके बताता हूं, फिर हम यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। जैसा आपको देखने को मिला, अगले दिन मार्केट खुलता है, एक फर्स्ट टिक यहाँ पे सेलिंग की साइड पे लगाता है। उससे क्या हुआ, इतनी बड़ी सेलिंग देखने के बाद, ये सेलिंग कब हुई थी, यहाँ पे काफी दिनों से मार्केट साइडवेज था, बहुत दिनों बाद जाके मार्केट ने इतना बड़ा कोई मूव किया था। तो जब इतना बड़ा कोई मूव हो जाता है एकदम से सडनली, सबको क्या लगता है कि चलो मार्केट तो यहां से अब क्रैश कर जाएगा। हर कहीं ट्विटर पे, न्यूज चैनल पे, फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी आप देखेंगे सब लोग यही थंबनेल वगैरह लगा के वीडियो वगैरह डालने लग जाते हैं कि मार्केट तो अब क्रैश कर जाएगा। न्यूज चैनल वगैरह पे यही चलने लग जाता है कि इतना मार्केट में त्राही त्राही मच चुकी है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे रिटेलर आता है, तो वो यहाँ पे जैसे ही मार्केट हल्का सा गिरने लगता है, उसको लगता है कि हाँ यार सब लोग सही बोल रहे थे, चलो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। जैसे ही वो सेल करता है, आप देखेंगे इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल की इंटेंसिटी को आप चेकआउट कर सकते हैं, किस इंटेंसिटी की यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनती हुई नजर आई, और उसके आगे का मोमेंटम आप चेकआउट कर सकते हैं। छोटी छोटी सी रेड कैंडल्स बन रही है और बड़ी बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। और अगर हम आगे चलते हैं चार्ट में, तो आपको क्या देखने को मिला, मार्केट सेम डे पे जहां से पूरा सेलिंग स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट पूरा उसको रिकवर करता हुआ नजर आ चुका। तो इसे कहते हैं ऑपरेटर बेस बाइंग। ये ऑपरेटर बाइंग होती है, यहां से जो एकदम बॉटम पार्ट से खींच के मार्केट को ऊपर ले आया, एक बार भी उसके लो के नीचे नहीं जाने दिया। और जब हम इसी लेवल के आसपास खड़े थे, तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे नेक्स्ट डे हम फर्दर और सेल करते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि जब सब लोग यहाँ पे सारे रिटेलर आ चुके हैं कि चलो सेल करेंगे, मार्केट क्रैश होगा, उस टाइम पे मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होता है। और आप आगे का चार्ट भी अगर आगे तक देखते हुए जाएंगे, तो भी यहाँ पे पूरा मार्केट भले ही थोड़ा रुका, पर कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग में ही कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है, क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे होप दिला दी पहले कि मार्केट सेलिंग में जाने वाला है, मार्केट तो क्रैश होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू बाइंग में अपसाइड पे मूव करता हुआ ही जा रहा है। और जैसा आपने देखा, एकदम ये रीसेंट चार्ट है, 9 सितंबर का ये दिन था जब यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग में मूव होता हुआ नजर आया। अब जैसा कि ये पॉइंट तो हमने समझ लिया काफी डिटेल में कि रिटेलर्स के साथ हमें, नॉर्मल रिटेलर्स जहां पे काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें कभी भी बाइंग या फिर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे एक कॉमन सपोर्ट है जो सबको दिख रहा है, जिसके आसपास मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है, तो वो सबको दिखने लग गया है, तो उसके आसपास हमें बाय नहीं करना है। या कोई कॉमन रेजिस्टेंस है तो उसके आसपास हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं जब वो सब लोग बाय करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस खाता हुआ जा सकता है। तो ये बात हमने समझ ली। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि ऑपरेटर बेस जो बाइंग होती है या फिर जो ऑपरेटर बेस सेलिंग होती है, उसका पार्ट हम कैसे बन सकते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ऑपरेटर बेस और बाइंग और सेलिंग के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है। दो तरीके से बेसिकली हम ऑपरेटर बेस बाइंग या सेलिंग का पार्ट बन सकते हैं, जिससे कि हमें काफी बेनिफिट देखने को मिले। सबसे पहला तरीका तो होता है कि अगर आपके टेक्निकल स्ट्रांग है या टेक्निकल बेसिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट करके एक होती है चीज जिसको आप यूज लेते हुए चल सकते हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं बेसिकली जो टेक्निकल्स पे बेस होते हैं, चार्ट्स पे बेस होते हैं, उनको यूज करते हुए आप चल सकते हैं ऑपरेटर बेस बाइंग सेलिंग का पार्ट बनने के लिए। दूसरा तरीका हो जाता है साइकोलॉजी बेस। साइकोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है या आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाता है आपके लिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट से भी इजी हो जाता है अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है काफी ज्यादा। साइकोलॉजी बेस आप इसको डिकोड करते हुए चल सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, नॉर्मल लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे तो मेरे को वहां पे बाय नहीं करना है, मेरे को रुक जाना है। पर हो सकता है कुछ लोगों को अभी कुछ ही महीने हुए हों या कुछ ही साल हुए हों, तो उनकी साइकोलॉजी उतनी डेवलप अभी नहीं हुई होगी, जहां पे उतनी मैच्योर साइकोलॉजी उनकी नहीं हुई होगी, तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है टेक्निकल्स को यूज करते हुए चलना। और जैसा कि आप में से काफी लोग कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि मैंने जैसा कि आपसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक फ्री प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है, जिसमें आप काफी अच्छे से स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ सकते हैं और सारे मेन कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करे गए हैं। कोई भी छोटे मोटे या घिसे पेटे जो बेकार के कंसेप्ट होते हैं स्मार्ट मनी में, जो ज्यादा काम आते हुए नजर नहीं आते, वो कोई भी आपके साथ डिस्कस नहीं करे हैं।
तो फ्री प्लेलिस्ट आपके साथ पड़ी हुई है चैनल पे, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको एसएमसी समझ में आ जाएगा। तो काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर आपने हमें एसएमसी सिखाया, आप खुद एसएमसी यूज नहीं करते हो क्या? तो देखो, आपको दो में से एक चीज की जरूरत होती है। या तो आप टेक्निकल्स बेसिस पे एसएमसी यूज कर सकते हैं, जो मैं इनिशियली करता था। अब जब साइकोलॉजी मेरी डेवलप हो चुकी है, मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, बार बार मैंने सेम चार्ट को देख लिया है, तो एसएमसी में ना भी यूज करता हुआ चलूं या चार्ट पे प्लेस ना भी करता हुआ चलूं, तो भी मेरे को ऑटोमेटिकली माइंड में पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा होगा और रिटेलर क्या कर रहा होगा। उसी बेसिस पे मैं आपको डेली में एनालिसिस शेयर करता हूं, अपना ट्रेडिंग प्लान शेयर करता हूं। तो जब साइकोलॉजी आपकी भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको वहां पे चार्ट पे कोई, जैसे एसएमसी में क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, फेयर वैल्यू गैप, ये सब आपको चार्ट पे मार्क करके रखने की जरूरत नहीं होगी। आंखों से देखकर आप सारी चीजें समझ सकते हैं। सो होपफुली जो भी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे उनको आंसर मिल गया होगा कि इनिशियल डेज में जब मैं सीख रहा था, वहां पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट मुझे काफी ज्यादा हेल्प करता हुआ नजर आया था। और इनफैक्ट जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से जो बातें मैंने सीखी हैं, जो साइकोलॉजी मैंने सीखी है ऑपरेटर वगैरह की, वो आज भी मेरे काम आती हुई नजर आती है। पर उसको मैं चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो वगैरह मार्क करके रखे रखूं, या फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस वगैरह इस तरह से मार्क करके देखूं, उसकी मुझे अब कोई भी जरूरत नहीं है। कैंडल को देख के समझ में आ जाता है मुझे कि कहां पे फेयर वैल्यू गैप होगा, कहां पे ऑपरेटर बाय करता हुआ नजर आया होगा, या कहां पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हमें देखने को मिल रहा होगा। सो इन शॉर्ट, एक लाइन में आपको क्या समझ में आया कि जब आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी उतनी मैच्योर नहीं है, तब आप एसएमसी की हेल्प लेते हुए चल सकते हैं। एसएमसी करते करते जब आपको टाइम हो जाएगा काफी, और साथ के साथ आप ऑप्शंस डेटा वगैरह, ऑप्शन चेन वगैरह स्टडी करेंगे कि ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या करता है, ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो रिटेलर कहाँ पे ट्रैप होता हुआ नजर आता है। जैसे आपने एक बार समझ लिया कि यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हुई है, उसके बाद भी मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाइंग में आता हुआ नजर आया। तो इस पॉइंट को जब आप अगली बार देखेंगे, तो आपको वहां पे एसएमसी वगैरह यूज करने की क्या जरूरत पड़ रही है। सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में था, सब लोगों का सेल साइड में माइंडसेट बना, फ्लैट खुल के भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल करते हुए नहीं चलना है, आपको कहीं ना कहीं बाइंग के साइड के सेटअप ढूंढने की कोशिश करना है। तो वहां पे आपको ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक लगाने की जरूरत है, ना कोई ऑर्डर फ्लो लगाने की जरूरत है। तो ये उसकी बात हो गई जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। पर जिसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ध्यान से देखना चार्ट को। सबसे पहले जैसा आपको देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा पॉजिटिव मूव हुआ, उसके बाद मार्केट गैप अप खुल गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप में आ रहा है। अब आगे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग और हुई, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वापस से पुल बैक लिया, ऊपर जाने की कोशिश करा, पर वापस से नीचे आता हुआ नजर आया। फिर आप देखेंगे इसी तरह से मार्केट चलता जा रहा था, जिगजैग नीचे की साइड में थोड़ा सा करेक्शन देता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहां से क्या हुआ, एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला बड़ी कैंडल्स के साथ। तो इसने पिछले कैंडल्स की यहां पे स्टॉप लॉस भी क्लियर करे, ये कैंडल एकदम बॉटम बनाई, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। इसको मैं आपको एक बार मार्क करके बता देता हूं। बाकी डिटेल में कैसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेसेसरी, वो सब आप डिटेल में वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, जो एसएमसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है ऑर्डर ब्लॉक के रिगार्डिंग। अब आगे का चार्ट में अगर आपको प्ले करके दिखाऊं, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, उसके बाद एक अच्छा मूव करने के बाद वापस से प्राइस इसके आसपास आएगा, और जब दोबारा ये इसके आसपास आए, तब हमें यहां पे करना है बाय। उसके और आगे का चार्ट अगर आपको मैं प्ले करके दिखाऊं, तो वापस से प्राइस उसी के आसपास आएगा और यहां से एक शार्प मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। सो इस तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो काफी अच्छा वापस से मूव होता हुआ नजर आया। अब जैसा कि यहां से एक मूव होना चालू हुआ था, मैं आपको वापस से एक बार दिखाता हूं। तो ये यहां पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अब ध्यान से देखना उस कैंडल को, उसने कैंडल ने क्या करा है, कैंडल की साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी, और किस तरह से एसएमसी काम आता है वो आपको समझ में आएगा। ये बड़ी सी कैंडल बनी, इस कैंडल ने क्या करा, प्रीवियस सारी कैंडल्स के यहाँ पे जो नियर बाय सारी कैंडल्स थी, उन सबके स्टॉप लॉस क्लियर करे, उसके नीचे तक ये आती हुई नजर आई। उसके बाद अगर आप आगे प्ले करेंगे, तो यही कैंडल एकदम लो बन गई, इसके लो के नीचे मार्केट नहीं गया, तो लास्ट जिस कैंडल ने लो लगाया वो यही कैंडल बन गई बड़ी सी रेड। अब इसके आगे प्राइस कभी भी इसके लो को टेक डाउन नहीं करा, और बाकी सारी जो कैंडल्स हैं वो इसके अंदर में ही घूमती हुई नजर आ रही है। तो इस पूरी कैंडल को, जो बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बनी, उसको हम पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। और आगे का चार्ट आपके सामने ऑटोमेटिकली प्ले होता हुआ जा रहा है। जैसे ही प्राइस इस पर टैप करा, आपने क्या देखा, वापस से शार्प बाइंग का मोमेंटम होना चालू हो गया। तो इस तरह से ये हमें समझ में आता है टेक्निकल बेसिस पे, जहां पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने टेक्निकल बेसिस पे भी समझा कि कैसे हम ऑपरेटर बाइंग और सेलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग हुई, एक सेलिंग होती हुई नजर आई। तो जो कैंडल यहाँ पे लो लगाए, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया। जैसे यहाँ पे डॉट इस कैंडल पे लो हमें देखने को मिला, क्योंकि इस कैंडल ने पूरा लो लगाया, दोनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास है। तो रेड कैंडल ने यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिला। तो इसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हुए चल सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर देंगे। फिर आगे का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे ही प्राइस इस पर टैप करेगा, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर वापस से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही प्राइस डॉट इस पर टैप करा, उसने अपनी बाइंग करी, क्योंकि यहाँ पे वो ऑर्डर पंच करके बैठे रहते हैं। जस्ट यहाँ पे प्राइस गैप अप खुला, हल्का सा इस पर टैप करा, उसने जैसे क्वांटिटी फुलफिल करी और प्राइस शूट अप हो गया।
सो ये एग्जांपल से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको साइकोलॉजी बेस यहां पे समझ में नहीं आता है कि रिटेलर कहां पे बाय कर रहा है, ऑपरेटर कहां पे बाय कर रहा है, जैसे हमने पिछले केसेस में डिस्कस करा, तो आप टेक्निकल्स की भी हेल्प लेते हुए चल सकते हैं। यहां पे अब जैसे हमने प्योरली टेक्निकल बेस काम करा, किसको यूज करते हुए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो इससे आपको क्या समझ में आया, अल्टीमेटली चलता है काम ट्रैप पे। ट्रैप किसको करना है, बड़े प्लेयर्स को किसको ट्रैप करना है, रिटेलर्स को। अब रिटेलर्स को ही स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कहते हैं ना, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। किस बेसिस पे आप अपने आप को बचाते हैं, साइकोलॉजी अपनी स्ट्रांग करते हैं या अपने टेक्निकल से स्ट्रांग करते हैं, कुछ ना कुछ एक स्किल सेट, एक माइंडसेट तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। आप ये सोचे कि बाकी लोग जैसे काम कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी काम करता रहूंगा, तो ना तो बाकी लोगों का पैसा बनना है और ना आपका पैसा बन सकता है। बाकियों से निकल के हट के कुछ जब आप काम करेंगे, कुछ अलग सोचेंगे अपने बारे में, चार्ट को ओपन करके देखेंगे तो आपको मल्टीपल चीजें नजर आएगी। हो सकता है मुझसे भी अच्छी चीजें आपको कुछ ऐसी नजर आए जो मैं आपको भी नहीं बता पा रहा, ऐसी ऐसी कुछ चीजें आपको दिख जाएं, पर आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जब भी आप बाकी लोगों से डिफरेंट अपने आप को बना पाएंगे। और डिफरेंट बनाओगे तभी जब बाकी लोग ट्रैप होंगे, तब आप पैसा कमाते हुए नजर आओगे। और जब ये चार्ट यहां पे बना नहीं था, तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि मार्केट यहां पे काफी अच्छा सेलिंग में बना हुआ है, हर कोई यहां पे सेल साइड के लिए सोच रहा है। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे जाता भी है तो हमें वहां पे बाय करते हुए चलना है। बाइंग में एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे जाता है तो। ये सारी क्लिप्स जो मैं आपको बोल रहा हूं आपके कंफर्मेशन के लिए, और जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे वीडियो के एंड में या प्लेस कर दूंगा बाद में, जहां पे भी मुझे टाइम मिलता है, जिससे कि आप रिकॉल कर सकें वो बातें जो लोग भूल गए हैं। और जिनको लग रहा है कि यार ये चार्ट बन जाने के बाद प्ले करके तो हम भी देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बनने से पहले भी मेरा सेम ही माइंडसेट था। सेम जो पॉइंट्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके डिस्कस कर रहे हैं वही मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब ये चार्ट बने भी नहीं थे। किसी भी दिन का एनालिसिस उठा के आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं अपनी बातों को। जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट 51,500 के लेवल के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है बड़ा सा, तो यहां पे हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। कोई बाय करने का सोचेगा कि चलो अच्छे प्राइस में मिल रहा है बाय कर लेता हूं, कोई सेल करने का सोचेगा कि यार मार्केट यहां पे ये लोगों को ट्रैप कर दिया, चलो मैं सेल कर देता हूं, और अल्टीमेटली मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगा, इस रेंज के अंदर में आ जाएगा और यहीं पे कंफ्यूज बना रह जाएगा। सो सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही हमें नहीं देखनी, ये भी देखना होता है कि कहां पे मार्केट न्यूट्रल हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। तो तीनों केस को हमें लेते हुए चलना है। लोग कभी कभी गलती ये भी कर देते हैं कि उनको सिर्फ या तो बाय दिखता है या सेल दिखता है। एक चीज को भूल जाते हैं कि कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसे आते हैं जहां पे रुकना, वेट एंड वॉच करना हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। और जैसा कि कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर एसएमसी भी मार्क करके बताओ, कुछ लोग बोलते हैं सर साइकोलॉजी भी समझाओ, कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन भी सिखाओ, और डेली एनालिसिस तो अपना चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें एक ही वीडियो में करके नहीं बताई जा सकती। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको खुद को ही एफर्ट करना होगा। क्योंकि मान लेते हैं जैसे मैं आपको एसएमसी मार्क करके दे भी देता हूं डेली एनालिसिस वाले चैनल में, सबसे पहली बात आधे लोगों के वो समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्टली उसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी भी एसएमसी अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे। ये बेसिकली उस तरह से हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिन के लिए मछली पकड़ के दे दी, हम जाते हैं दोनों फिशिंग करने, आपको फिशिंग करनी नहीं आती है, मैंने आपको एक दिन के लिए मछली पकड़ के दे दी, तो आप अगले दिन भी फिर मेरे पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि मैं आपको फिश पकड़ के दूं। उससे अच्छा हो जाता है कि मैं डायरेक्टली आपको फिशिंग करना ही सिखा दूं, जिससे कि आप खुद से अपनी फिश पकड़ के खा सकें। और जो लोग एसएमसी नहीं सीखना चाहते या नहीं समझ आ रही है उनके एसएमसी की कैसे करते हैं, कॉम्प्लिकेट लगता है, उनके लिए मैं साइकोलॉजी साथ के साथ शेयर करता हुआ चलता हूं कि सालों का जो एक्सपीरियंस मेरा है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो जो मेरे को इतने साल लगे हैं वो हो सकता है आपको कुछ ही महीने लगे, जल्दी से आपकी वहां पे ग्रोथ हो सके। सो मैंने बेसिकली आपसे क्या डिस्कस करा कि ऑपरेटर बेस बाइंग और सेलिंग का अगर आपको पार्ट बनना है तो उसके दो मेन तरीके हो जाते हैं। एक हो जाता है साइकोलॉजी बेस्ड। साइकोलॉजी बेस्ड के भी कुछ केस स्टडी में कुछ एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस करे कि कैसे करके आप रिटेलर वर्सेस ऑपरेटर की साइकोलॉजी को डिकोड करते हुए चल सकते हैं। उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि जो रिटेलर कर रहा है वो हमें नहीं करना, जो ऑपरेटर कर रहा है वो हम करते हुए चल सकते हैं। अगर साइकोलॉजी आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको अभी आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, बिगिनर है आप, तो फिर आप वहां पर टेक्निकल्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इंक्लूड करते हुए चल सकते हैं अपने नॉर्मल प्राइस एक्शन के साथ। और जैसा कि काफी लोगों की एक क्वेरी बनी हुई थी कि सर प्राइस एक्शन हमें ट्रैप कर देता है, तो प्राइस एक्शन तो आपको देखना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन के जरिए ही तो आप साइकोलॉजी समझ पाओगे, या फिर एसएमसी जो भी आपको करना है वो भी आप प्राइस एक्शन के जरिए समझ पाओगे, क्योंकि ये किस पे कर रहे हो आप, प्राइस एक्शन पे तो कर रहे हो एसएमसी वगैरह। तो दोनों में से आपको जो भी करना है, प्राइस एक्शन तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसके साथ आप प्राइस एक्शन की ट्रैपिंग को कम करने के लिए और डबल कंफर्मेशन के लिए, दोनों में से जो भी करना है, आपको साइकोलॉजी समझनी है या एसएमसी समझते हुए काम करना है, उसके साथ में आप ऑप्शंस डेटा को ऐड करते हुए चल सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो डेटा होता है, जब आप डेटा को अपनी एनालिसिस में ऐड करना चालू करेंगे तो उससे आपको डबल कंफर्मेशन मिलना चालू होगा कि कैसे करके बाकी बड़े ट्रेडर्स काम करते हैं,
किसी भी तरीके से हम काम करते हो, एसएमसी, प्राइस एक्शन, चाहे साइकोलॉजी, उसके साथ डेटा की कितनी ज्यादा वैल्यू रहती है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं। जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया रेंज का, काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। ये थर्सडे का दिन था। थर्सडे के बाद फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ ऊपर की साइड पे गया। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन से मार्केट एक लाइन में साइडवेज पड़ा हुआ है, जहां पे हार्डली मार्केट 150 से 200 पॉइंट के अंदर में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे चाहे आप एसएमसी से काम कर लो, प्राइस एक्शन से काम कर लो, साइकोलॉजी से काम कर लो, अल्टीमेटली आपको ट्रैपिंग ही देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग भी इस टाइप के दिनों में हमारी ज्यादा हो जाती है, ब्रोकरेज वगैरह हमारी ज्यादा लगती है, क्योंकि मार्केट कहीं मूव ही नहीं कर रहा। हम एक पल को सोचते हैं कि यहाँ पे पुट बाय कर लें, एक पल को सोचते हैं कॉल बाय कर लें, और ऊपर नीचे करते करते बड़ा लॉस भी हमारा हो जाता है, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज चार्जेस भी हमारे ज्यादा लग जाते हैं। पर वहीं पे ऐसे टाइम पे अगर आपको डेटा देखना आता है, तो आप पहले से अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं कि कल के दिन मार्केट थोड़ा सा जिगजैग साइडवेज रह सकता है। जैसे कि डेमो के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्लिप प्रेजेंट कर दूंगा। ये क्लिप मेंबर्स के साथ ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हो गई थी। ये दोनों दिन जब हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिला, एक दिन पहले ही मेंबर्स के साथ ये क्लिप ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी। अगर आपको पता नहीं है चैनल की मेंबरशिप के बारे में, तो सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर डे टू डे बेसिस पे आप ऑप्शंस की एक्टिविटी समझना चाहते हैं, तो कि बड़े ट्रेडर्स किस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को यहाँ पे चेकआउट करें। सबसे पहले अगर रिटेल ट्रेडर्स को चेकआउट करते हैं, तो इनकी तरफ से मोस्टली हमें ऑप्शन बाइंग ज्यादा देखने को मिली है। यहाँ पे कॉल बाइंग भी होती हुई नजर आई है, और पुट बाइंग काफी अच्छी क्वांटिटी में होती हुई नजर आई है। डीआईए की तरफ से ज्यादा कोई वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिलती है एज यूजुअल। एफआईए की तरफ से भी यहाँ पे मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है, पर इनमें और इनमें एक अंतर है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होती हुई नजर आई है एफआईए की तरफ से, जहां पे कॉल सेलिंग भी हुई है और पुट सेलिंग काफी अच्छी क्वांटिटी में होती हुई नजर आई है। प्रो ट्रेडर्स की तरफ से ज्यादा कोई वॉल्यूम्स हमें आज के दिन देखने को नहीं मिली है, यानी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज बने हुए हैं, उतनी क्लैरिटी इनके पास नहीं है कि किस तरह की पोजीशन यहाँ पे कैरी करके लेके जाई जाए। सो प्रो ट्रेडर्स की तरफ से कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, तो इनको हम मिक्स माइंडसेट से कंसीडर करते हुए चलेंगे, और जो भी कोई वॉल्यूम्स है थोड़ी बहुत वो यहाँ पे पुट सेलिंग की तरफ हमें सिग्निफाई कर रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉल सेलिंग भी हुई है, कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग होती हुई नजर आई है सारे के सारे बड़े प्लेयर्स की तरफ से। मिक्स माइंडसेट के साथ ऑप्शन सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट कोई ज्यादा बड़ा मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। ओवरऑल थोड़ा सा स्लगिश मार्केट, थोड़ा सा जिगजैग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन सेल करते हुए नजर आए हैं ताकि प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठा सकें। और वहीं पर रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग करते हुए नजर आए हैं, कुछ ने कॉल बाइंग करी है, कुछ ने पुट बाइंग करी है। तो ये मान के चल रहे हैं कि एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है या तो कॉल बाइंग की साइड पे या फिर पुट बाइंग की साइड पे, यानी ऊपर या नीचे की साइड पे। तो इनके बीच में मेजर फाइट लगी रहेगी। और जैसा मैं मोस्टली आपसे कहता हूं कि 80 से 90% टाइम हमें रिटेल ट्रेडर्स का साथ नहीं देना होता है, हमें बड़े प्लेयर्स के साथ किस तरह से वो काम कर रहे हैं उस साइड पे हमें काम करते हुए चलना होता है। तो कल के दिन मैं ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जैसा मैंने आपसे एनालिसिस डिस्कस करा उसी को मैं फॉलो करते हुए चलूंगा। ज्यादा कोई अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान करने का कल के दिन नहीं है। वैसे भी कल क्या होने वाली है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जिसपे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे चौपी रहता है, साइडवेज रहता है, जिगजैग हमें ज्यादा देखने को मिलता है। सो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट करा, ये फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, जहां पे ट्यूसडे का दिन था। मार्केट एकदम एक लाइन में चिपक के साइडवेज हो चुका है, कोई भी मोमेंटम करता हुआ नजर नहीं आया। और ये मेंबर्स के साथ पहले ही डिस्कस हो गया था कि कल के दिन हमें कोई खास मोमेंटम देखने को हो सकता है ना मिले, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स की तरफ से ऑप्शन सेलिंग होती हुई नजर आई है, जिसमें मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो भी वो प्रॉफिट बनाते हुए नजर आते हैं। उसके एक दिन पहले की भी क्लिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उस दिन भी यही सिचुएशन थी और ये बात मेंबर्स के साथ पहले ही डिस्कस हो गई थी। इस क्लिप को आप जरूर चेकआउट करें। तो सबसे पहले रिसेंट डेटा हमने देख लिया कि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल बाइंग होती हुई नजर आई है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉल सेलिंग होती हुई नजर आई है, यानी कि ऑप्शन सेल होते हुए नजर आए हैं मोस्टली यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स की तरफ से, और यहाँ पे बाइंग होते हुए नजर आए हैं रिटेलर्स की तरफ से। अब कॉल बाइंग होती है और कॉल सेलिंग होती है, उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स हमें कॉल सेलिंग करते हुए नजर आए हैं, तो मार्केट अगर साइडवेज रहेगा या साइडवेज तो थोड़ा सा नीचे की साइड पर रहेगा, तब भी ये अपना पैसा बनाते हुए नजर आएंगे, इनको कोई खतरा नहीं बढ़ने वाला है। दूसरी बात, जितना इन्होंने पुट बाय करा है उतना इन्होंने पुट सेल करा है, तो ये भी हमें पुट सेलिंग दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग ज्यादा होती हुई नजर आई है। तो ये मान के चल रहे हैं मार्केट थोड़ा सा स्लो या स्लगिश रह सकता है, थोड़ा सा जिगजैग वाला रह सकता है। तो इस तरह से कंप्लीट साइकोलॉजी बनी हुई है। और एफआईए की तरफ से भी जो थोड़ी बहुत हमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है, वो भी कॉल सेलिंग की साइड पे ही देखने को मिल रही है, यानी बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा स्लगिश, थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि जहां पे जिगजैग ज्यादा होती हुई नजर आए, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें अल्टीमेटली ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा बेनिफिट मिलता है अगर मार्केट जिगजैग करके कहीं पे वहीं आसपास ऊपर नीचे खत्म कर देता है तो। सो जैसा कि आपने चेकआउट करा, इन दोनों दिन अगर हम अलर्ट होकर काम करते या फिर अवॉइड करते हुए चलते या कम क्वांटिटी से काम करते तो काफी हद तक हमारे लॉसेस बच सकते थे। क्योंकि जब भी हम ऑपरेटर बेस्ड बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो हमें यह पता रहना चाहिए कि किस टाइप का प्राइडिक्शन बनता है, तो ऑपरेटर क्या करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पोजीशंस किस तरह से बन रखी है मार्केट में, तो वो सब हमें डेटा बता देता है। और नॉर्मली हम उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं, साइकोलॉजी यूज करते हुए या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करते हुए। स्मार्ट मनी कंसेप्ट टेक्निकल बेसिस पे होता है, साइकोलॉजी हमारे माइंडसेट के बेसिस पे होती है।
तो इस तरह से आप अपने ओवरऑल ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं कि पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एसएमसी की हेल्प लेनी है टेक्निकल बेसिस पे या फिर साइकोलॉजी को अपने स्ट्रांग करते हुए चलना है। उसके बाद साथ में आप डेटा को इंक्लूड करते हुए चल सकते हैं, दोनों में से एक चीज जो आपने पिक करी उसके साथ, जिससे आपको कंप्लीट ओवरऑल ट्रेडिंग में अपने इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि बड़े ट्रेडर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके माइंडसेट से आप अपना माइंडसेट मैच करते हुए काम कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। यही रियल नॉलेज है जो आपके साथ बहुत कम लोग डिस्कस करेंगे, शायद ही कोई आपके साथ ये सारी बातें शेयर करे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर इस टाइप के वीडियोस आपको और चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि रियल नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ आपकी क्वेरी हो, कुछ आपके फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यहां से एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिल रही होगी। तो मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, ऊपर आ रहा है, उस केस में हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। फ्लैट के केस में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी बाइंग में प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो वैसे भी यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए हैं बार बार, ये थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं, उस केस में भी एक बाइंग में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि मार्केट ने फ्राइडे को गैप अप खुल के और हायर साइड पे ही अपने आप को सस्टेन करा है ब्रेकआउट लेवल के आसपास, तो अग्रेसिव होकर हम सेलिंग तो जब भी प्लान कर सकते हैं कि या तो मार्केट जैसे पहले ऊपर जाए यहाँ पे, तब लोगों को एक बार यहाँ पे भरोसा हो जाए कि बाइंग में जा रहा है मार्केट, फिर अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, वापस से अगर नीचे आता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेकडाउन होती है, तब जाके कुछ हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, जहां पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेकडाउन हो चुकी होगी। या फिर डायरेक्टली मार्केट कुछ बड़ा सा गैप अप वगैरह खुले, फिर अगर कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे मार्केट एक बार क्या हुआ, गैप अप खुल के कंटिन्यू सेलिंग में आया, वापस से ऊपर गया, फिर जाके मार्केट साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया, तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पे काम ना करते हुए ऐसे काम करना है कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब हम सेलिंग में वापस से प्लान करते हुए चल सकते हैं। और तीसरा केस हमारा रहेगा कि डायरेक्टली मार्केट कुछ बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 50,000 वगैरह के आसपास, फिर अगर नीचे आ रहा है तब भी हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिलहाल इनमें से तीनों में से कोई भी केस होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अभी के चार्ट को देखते हुए यहाँ पे जो प्राइजेक्शन बन रहा है, करंट प्राइजेक्शन, फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है, हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन, उस केस में हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लिए किस तरह से प्राइजेक्शन कन्वर्ट होगा वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के वापस से ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, पर अल्टीमेटली वो बाइंग में जा सकता है। उसी तरह से मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है, 50,000 के लेवल को क्रॉस करता है, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट अगर इस रेंज के अंदर में ही कहीं खुल जाते हैं यहाँ कहीं पे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। उसमें क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पहले नीचे हम जाने देंगे उसको, उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वापस से मार्केट जब अपना हाई वगैरह क्रॉस करे या कुछ स्ट्रेंथ का साइन दिखाए, तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज आराम से हम वेट एंड वॉच करने की कोशिश करेंगे। और पीछे आप देखेंगे तो जिस लेवल के आसपास से हमने ये अच्छा मूव दिखाना यहाँ पे चालू करा था बाइंग वगैरह का, उसी जोन के आसपास, उसी लेवल के आसपास हम आ चुके हैं और यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा है। उसके पहले भी एक बार आप चेकआउट करेंगे तो इसी जोन के आसपास से एक शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया था बाइंग का, तो इसी जोन में आके मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। अब जैसे डायरेक्टली मार्केट कुछ वापस से गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में क्या होगा, एक दिन पहले गैप डाउन खुल के मार्केट फर्स्ट एक के साथ ऊपर आया, फिर वापस से कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आया। तो अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है, तब तो हमें कहीं ना कहीं बाइंग में प्लान रखते हुए चलना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज इस तरह से मार्केट ऊपर आएगा फिर वापस से नीचे आएगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। डायरेक्टली अगर कोई बड़ा गैप अप मार्केट खुल जाता है, जैसे यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है 630 के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट 800 वगैरह के आसपास इस लेवल के ऊपर कहीं गैप अप खुल जाता है, तो भी ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं थोड़े बहुत, यहाँ पे इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। उस केस में भी हम छोटा मोटा मोमेंटम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस ऐसा रहेगा, मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत पहले ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ सकता है, या फिर जैसे फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो वापस से ऊपर आ सकता है।